नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का 2021-22। अभी दोस्तों चल रहा है 2023 और अगले माह फरवरी में 2022-23 का जो है आर्थिक सर्वेक्षण है वो आ जाएगा। तो सिर्फ जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ वो अभी आने वाले पीएससी एग्जाम के लिए बस है। उसके बाद हम जो फरवरी में आएंगे आर्थिक सर्वेक्षण उसको फिर अलग से देखेंगे फरवरी में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 21-22 का है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों इसमें पहले देखेंगे कि जो जीएसडीपी में क्षेत्रवार योगदान है, जो हमारा जीएसडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट का ना, राज्य का, तो इसमें एस जुड़ता है। अगर एस नहीं जुड़ा है तो वो सेंट्रल का होगा। तो जीएसडीपी में जो हमारा क्षेत्रवार योगदान है उसको देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में कितना प्रतिशत योगदान रहा। तो दोस्तों देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में जो है योगदान इस वर्ष रहा 16.73%। कृषि क्षेत्र में योगदान रहा 16.73। उसके बाद जो सेकंड है सेवा क्षेत्र, उसमें रहा 32.66। तो जो 16 है उसका डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे ही याद रखना, पहले 16 याद रखना, 16.73। और मोस्टली अगर देखा जाए तो 16 को ही याद रखना, पॉइंट वाला तो आराम से वहां से ट्रेस हो ही जाता है कि कितना है कितना नहीं है। एकदम मतलब माइनर अंतर तो देगा नहीं, 16.73, 72, 71 ऐसे करके, तो कौन ज्यादा कर रहता है तो 16 याद रखना। सेवा क्षेत्र में 32, उसका डबल। फिर उसके बाद आता है उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में है 50। तो इसमें देखो 32 है, उसमें 16 दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 48 के आसपास हो जाएगा। और 73 और 66 तो लगभग 50 के आसपास। तो जो बच गया वो उद्योग का होगा। तो 50.61 जो है प्रतिशत उद्योग क्षेत्र है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे जीएसडीपी में वार्षवार जो वृद्धि दर कितना है, मतलब कि जो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जीएसडीपी हमारा कितना ग्रोथ किया है, कितना मतलब बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों इसमें लगभग पूरा हमको याद नहीं करना है, सबसे ज्यादा किस वर्ष रहा, सबसे कम किस वर्ष रहा, और जो इस वर्ष करेंट ईयर मतलब जो पिछला वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें कितना रहा वो याद रखना है। तो जो हमारा 16-17 है दोस्तों, उसमें सर्वाधिक वृद्धि दर देखा गया है 12.13% का। ये जो हमारा सर्वाधिक वृद्धि दर है 2016-17 में। ठीक है, उसके बाद जो 20 और 21 में है दोस्तों, कोरोना टाइम था इस टाइम, तो इस टाइम के हमारा जो जीएसडीपी है वो माइनस में चला गया था, ये था -1.37%। ठीक है, इस वर्ष क्या है, कोरोना का था इस कारण माइनस में चला। कोरोना से याद रखना 20 में आया था। ठीक है, कोविड-19 बोलते हैं ना, तो 19 में चालू हुआ था चाइना में, लेकिन भारत में आया वो 20 में, मार्च में। तो मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लगा था, सबको याद ही होगा। और जो हमारा जीएसडीपी का जो वर्षावार जो वृद्धि दर है दोस्तों 21-22 में है 11.54। तो इसको ज्यादा याद रखना, ये जो 11.54 है वो ज्यादा याद रखना, क्योंकि करंट ईयर का ज्यादा पूछता है कि 2021-22 में जो वर्षावार वृद्धि दर है जीएसडीपी में वो कितना है, तो 11.54। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो टोटल 2012 से लेके 2020 तक, कई बार पूछता है कि लगातार मतलब पिछले 5 से 6 साल का जो औसत वृद्धि दर है जीएसडीपी में वो कितना है। तो औसत वृद्धि दर जो जीएसडीपी में है दोस्तों वो है 5.92। कितना है दोस्तों, 5.92। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि दर, मतलब कि इसमें क्या देखिए, जीएसडीपी में वर्षावार वृद्धि दर, और इसमें अब क्या है, क्षेत्र को अलग अलग बांट दिए, कृषि, उद्योग और सेवा। ठीक है, 3 भाग को अलग देखेंगे कि मतलब पर्सनल कृषि में कितना बढ़ा, उद्योग में कितना बढ़ा और सेवा में कितना बढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी हमको पूरा याद नहीं करना है कि पूरा 2012 से लेकर 20 तक हर वर्ष कितना बढ़ा, क्योंकि इतना कंझट मतलब इसमें से एक आध क्वेश्चन आता है और कोई ज्यादा याद करने की चीज इसमें है नहीं। तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष हुआ है और सबसे कम किस वर्ष रहा, तो उसको बस देखना है। तो सबसे अधिक जो रहा है दोस्तों 16-17 में रहा है 21.28। ठीक है, 21.28% जो है वृद्धि दर देखने को मिला हमको 16-17 में। और उसके बाद जस्ट अगले ही वर्ष क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सूखा उखा पड़ गया था, है ना, तो उस कारण से 2017 और 18 में क्या हुआ, -10.89% जो है डाउन हो गया। उसका वृद्धि जो प्रतिशत है, मतलब जितना वृद्धि हुआ था लगभग उससे आधा नीचे चला गया हमारा, है ना। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 2018-19 में जो है उद्योग क्षेत्र जो है सबसे टॉप लेवल पे था। मतलब पूरा वर्षावार अगर देखेंगे क्षेत्रवार में उद्योग का पूरे मतलब 4-5 साल में, तो जो 2018-19 में दोस्तों रहा 16.29। ठीक है, 16.29% सर्वाधिक वृद्धि दर देखा गया है। और सबसे कम वृद्धि दर देखा गया है 20-21 कोरोना टाइम पे दोस्तों। उस टाइम सिर्फ क्या है, जो आवश्यक चीज था वही खुला था, ये खनन उत्खनन सब क्षेत्र बंद था, है ना, उद्योग सब बंद था, इस कारण उस टाइम माइनस में चला गया और ये चला गया -3.89 दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र भी कोरोना के टाइम पे ही डाउन हुआ था। कृषि क्षेत्र बस खुला हुआ था, एक ऐसा क्षेत्र था, क्योंकि अगर कृषि होगा ही नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या दोस्तों, तो उस नाम से वो क्षेत्र खुला हुआ था, और बाकी ये 2 क्षेत्र बंद होने के कारण बहुत डाउन में चला गया था। सेवा क्षेत्र कुछ मात्रा में खुला हुआ था, जैसे कि पोस्ट ओस्ट, है ना, फिर जैसे कि बोल दे तो ट्रांसपोर्टिंग, ये सब
लिमिट मात्रा में खुला हुआ था, तो ये थोड़ा कम माइनस में गया है ना। तो ये इसको याद रखना 0.61। और इसका जो पीक था दोस्तों सबसे ज्यादा वो इसी वर्ष का है 2021-22 का, तो इसको याद रखने में उतना दिक्कत नहीं है। 20-21 में सबसे ज्यादा रहा 8.54। ठीक है दोस्तों, तो इतना को हमको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि इसमें औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना हुआ है, मतलब पिछले 5-6 साल में इसका औसत वृद्धि दर कितना रहा है। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर पिछले 5 साल का औसत निकालेंगे तो 5.09 रहा। कितना रहा? 5.09%। ये पूछता है डायरेक्ट, ये पूछे या ना पूछे, लेकिन ये पूछता है कि कृषि क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा, तो 5.09। उसके बाद उद्योग क्षेत्र में देखेंगे कि हमारा जो है उद्योग क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो वो था दोस्तों 6.56%। कितना था? 6.56%। ठीक है। उसके बाद अगर सेवा क्षेत्र में चलते हैं तो उसमें जो है औसत वार्षिक वृद्धि दर देखेंगे अगर पिछले 5 वर्ष का, तो ये दोस्तों रहा 5.04%। कितना रहा? 5.04%। तो इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं राजकीय आय। तो राजकीय आय में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर कितना रहा। पहले हम लोग देखे थे जीएसडीपी में क्षेत्रवार जो है योगदान देखे थे, अब क्षेत्रवार जो योगदान देखे तो उसमें जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना वृद्धि हुआ है वो देखेंगे। तो दोस्तों जो कृषि क्षेत्र पढ़े थे है ना, तो कृषि क्षेत्र में जो योगदान उसमें कितना देखे थे हम लोग? 16.73। तो यहाँ जो है वृद्धि प्रतिशत है ना, जितना योगदान पिछले वर्ष रहा होगा उसमें जो वृद्धि प्रतिशत देखा गया दोस्तों वो है 3.88। ठीक है, 3.88। और दोस्तों इसको हमेशा याद रखना, हमको स्थिर मूल्य वाला याद रखना है। प्रचलित मूल्य पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता है, पूछता ही नहीं है, नहीं के बराबर पूछता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो स्थिर मूल्य में याद रखना है, फिर भी प्रचलित मूल्य बता देता हूं ताकि मतलब कभी भी अगर आ जाए तो ये मत बोलो कि हमको बताया नहीं गया है ना। तो स्थिर मूल्य का हमेशा याद रखना। तो स्थिर मूल्य का जो वृद्धि प्रतिशत है दोस्तों वो रहा 3.88, और जो प्रचलित मूल्य में है वो रहा दोस्तों 8.93%। ठीक है। उसके बाद अगर हम उद्योग में जाएंगे तो उद्योग का जो है वृद्धि प्रतिशत है वो है 15.44%। कितना है? 15.44%। और प्रचलित मूल्य में देखें इसी को तो हो गया 17.22। 15.44 2 बढ़ा दिया और उसमें 2 का भाग दे दिया तो 17.22। देखो 4422, इससे आपको याद हो जाएगा। फिर सेवा क्षेत्र में देखें दोस्तों तो सेवा क्षेत्र में जो है वार्षिक वृद्धि दर है वो है 8.54। कितना है? 8.54। और प्रचलित मूल्य में देखें तो 11.29% है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे जीएसडीपी में, टोटल जीएसडीपी में हमारा जो वृद्धि प्रतिशत है पिछले स्लाइड में पढ़े हैं उसमें कितना था? 11.54। और प्रचलित मूल्य में देखेंगे तो है 13.60%। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रति व्यक्ति आय। हर बार पूछता है, मतलब 10 में से 7, 6, 5 बार तो पूछा ही गया कि प्रति व्यक्ति आय जो है प्रचलित मूल्य पर। एक चीज हमेशा याद रखना कि इसको क्या है स्थिर मूल्य में पूछेगा, जो जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि प्रतिशत है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो आय है वो हमेशा दोस्तों पूछता है प्रचलित मूल्य पर। किस पर? प्रचलित मूल्य पर। तो प्रचलित मूल्य को याद रखना, एकदम से उसको रट लेना। ठीक है। और उसके बाद स्थिर मूल्य को एक बार बस देख लेना कि इतना है करके। ठीक है। तो जो स्थिर मूल्य में है वो है 92,031 रुपए। ठीक है। पर कैपिटा जो इनकम है वो है 92,031 रुपए। और जो प्रचलित मूल्य में वो है 1,18,401 रुपए। कितना? 1,18,401 रुपए। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग देखेंगे लोकवृत्ति। लोकवृत्ति के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों की राजस्व जो प्राप्ति है वो लाख रुपए में देखेंगे। राजस्व प्राप्ति जो है लाख रुपए में होता है। ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट बोलते जाऊंगा, आप लोग समझ जाना कि ये लाख रुपए में, हजार में है नहीं, है ना। तो कर राजस्व के रूप में जो हमको प्राप्त हुआ है दोस्तों वो हुआ है, मतलब सरकार को प्राप्त हुआ है, हमको नहीं। तो जो सरकार को कर राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है वो है 48,425.42। ठीक है। उसके बाद गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्त हुए वो है 30,900 रुपए। ठीक है। 30,900 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, और दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 79,325, मतलब 79,325.42 लाख रुपीस में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय, मतलब कि सरकार जो है उसको राजस्व कितना प्राप्त हुआ है और कितना वो व्यय कर रही है उस साल के अंतर्गत। तो अगर देखेंगे इसमें क्या है, इस वर्ष सरकार को जो है घाटा हुआ है, तो राजस्व घाटा जो मतलब व्यय और प्राप्ति का जो अंतर होता है, अगर हमको प्राप्त ज्यादा हो रहा है और व्यय कम हो रहा है तो वो कहलाएगा राजस्व अधिक के बोलते हैं उसको, है ना। और अगर व्यय अधिक है और प्राप्त कम हो रहा है, मतलब हम लोग जितना प्राप्त हो रहा है उससे ज्यादा अधिक खर्च कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं राजस्व घाटा। तो जो हमारा राजस्व घाटा इस वर्ष का है दोस्तों वो है -3,702। ठीक है। -3,702 लाख रुपए में है ना। ठीक है।
तो इसको याद रखना दोस्तों, इसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि 2021-22 का जो है राजस्व घाटा कितना रहा, या फिर वो बोलेगा नहीं राजस्व घाटा, वो पूछ देगा कि मतलब राजस्व जो प्राप्ति और व्यय में इस बार 2021-22 में अंतर क्या था। तो ये जो माइनस में है उसको याद रखना, ये माइनस में है, प्लस में भी दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों कर राजस्व का विवरण। तो कर राजस्व के विवरण में दोस्तों होता क्या है कि कुछ जो प्राप्तियां होती है राज्य को डायरेक्ट होती है, और कुछ जो प्राप्तियां होती है वो केंद्र से होती है। क्योंकि जब से जीएसटी दोस्तों आया है, जीएसटी नहीं आया था उससे पहले भी मतलब क्या होता था कि केंद्र सरकार को भी जितना पैसा मिलती है उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है, और उसी के बंटवारे के लिए हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का निर्माण किया जाता है। और उन लोग जो अनुशंसा करते हैं दोस्तों, तो वो जितना भी मतलब राज्य को देने के लिए बोलते हैं, वो आने वाले 5 वर्ष तक उतना % राज्य को मतलब केंद्र को राज्य प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राज्य का जो टोटल हमको कर राजस्व प्राप्त हुआ, उसमें राज्य का जो योगदान है दोस्तों वो है 25,750 रुपए। 48,425 रुपए में जो दोस्तों 25,750 रुपए है वो दोस्तों राज्य का स्वयं है। राज्य का जो स्वयं कर राजस्व है वो 25,750 रुपए है, जो लगभग 53.17% है, ठीक है। और केंद्र करों में जो योगदान है केंद्र द्वारा हमको जो प्राप्त हुआ है कर राजस्व के रूप में, वो है दोस्तों 22,675 रुपए .42, ठीक है। 22,675.42 लाख रुपए में प्राप्त हुए। और यह दोस्तों 46.83, मतलब कि कहीं ना कहीं देखें तो जो हमारा स्वयं का जो कर राजस्व है वो केंद्र की तुलना में ज्यादा है, और केंद्र हमको मतलब केंद्र का जो है कम है, ठीक है। और इसका जो टोटल है वो दोस्तों पिछला पढ़े ही है 48,425.42 लाख रुपए में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गैर कर राजस्व में भी केंद्र और राज्य का योगदान रहता है। तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें जो गैर कर राजस्व में है उसमें केंद्र का योगदान ज्यादा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 70.06%, मतलब कि 21,650 रुपए। और राज्य का जो गैर कर राजस्व का योगदान है वो दोस्तों है 9,250 रुपए, और ये है 29.94। तो कई बार दोस्तों पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो कुल कर राजस्व है उसमें जो गैर कर राजस्व का है, तो उसमें गैर कर राजस्व के में जो है छत्तीसगढ़ का योगदान ज्यादा है कि केंद्र का योगदान ज्यादा है, मतलब कि गैर कर राजस्व में छत्तीसगढ़ का योगदान ज्यादा है या फिर केंद्र का ज्यादा है। तो इसमें देखो दिख रहा है कि केंद्र का ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो कर राजस्व है उसमें क्या है, छत्तीसगढ़ का ज्यादा है, और गैर कर राजस्व में केंद्र का ज्यादा है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों देखेंगे कृषि, ठीक है। कृषि में इस बार क्या क्या परिवर्तन हुआ है मतलब इस वित्तीय वर्ष में उसको देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ का जो है दोस्तों 80% जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या में जो 80% है वो जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। और इस कृषि क्षेत्र में जो 80% है उसमें से जो जनसंख्या है दोस्तों 40.10 लाख है ना, 40.10 लाख जो टोटल जनसंख्या है उसमें से जो 82% है दोस्तों वो है लघु एवं सीमांत कृषक। पिछले बार दोस्तों ये डाटा चेंज हुआ है, पिछले बार हम लोग 76% पढ़ते थे, इस बार ये बढ़कर क्या हो गया है 82 हो गया है। लघु और सीमांत जो है कृषकों की संख्या, मतलब कृषि जो जोत होते हैं लघु एवं सीमांत, उसके अंतर्गत जो है पहले 76 पढ़ते थे, इस बार वो बढ़कर 82 हो गया है। और लघु एवं सीमांत के अंतर्गत जो दोस्तों भूमि आता है वो आता है 0 से 1 हेक्टेयर के अंतर्गत आता है, और 0 से 1 हेक्टेयर का अर्थ होता है लगभग 2.5 एकड़ के बराबर, ठीक है। मतलब जो हमारा 82% जनसंख्या है उन लोगों के पास जो है 2.5 एकड़ भूमि है, उससे ज्यादा भूमि नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं जो हमारा जो सिंचाई प्रतिशत है ना, जो टोटल हमारा जो एरिया है उसमें जो सिंचाई प्रतिशत है वो है 38.45%। टोटल हमारा जो सिंचाई प्रतिशत है वो 38.45% है। उसके बाद जो सर्वाधिक जो है सिंचाई होता है दोस्तों वो होता है हमारे प्रदेश में नहरों द्वारा 52% के लगभग, ठीक है। और जो 29% है दोस्तों वो होता है नलकूपों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों स्थिर भाव पर जीएसडीपी में योगदान कितना है फसल का जो योगदान दोस्तों कितना है हमारा जीएसडीपी में, तो योगदान है वो दोस्तों है 25,86,429 लाख रुपए, 25,86,429 लाख रुपए जो है हमारा जीएसडीपी में फसल क्षेत्र का इस वर्ष योगदान रहा है दोस्तों। और जो पिछले वर्ष के मुकाबले अगर देखा जाए वृद्धि प्रतिशत है वो है 3.95। तो इसको याद रख लेना दोस्तों, पूछा जाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में जो है इस वर्ष में फसल क्षेत्र का जो योगदान है जीएसडीपी में उसका जो वृद्धि दर है कितना प्रतिशत है, तो 3.95%। कितना है 3.95%। और जो टोटल जो हमारा जीएसडीपी प्राप्त हुआ है उसमें जो फसल क्षेत्र का योगदान है दोस्तों वो है 10.09%। कितना 10.09%। तो किसी को याद रखो मत रखो, ये योगदान याद रख लेना कि फसल क्षेत्र का हमारा जीएसडीपी में योगदान कितना है,
और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार वृद्धि कितना है, तो वृद्धि कितना है 3.95 और योगदान कितना है 10.09। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भूमि का उपयोग, मतलब कि भूमि का उपयोग का मतलब कितना हेक्टेयर जो हमारा किस मतलब कितना क्षेत्र में इस बार क्या क्या बोया गया है। तो सकल बोया गया देखेंगे तो सकल बोया गया मतलब टोटल हमारा कितने क्षेत्र में बोया गया है, तो वो है 57.1 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 57.1 लाख हेक्टेयर में टोटल बोया गया है। ठीक है, उसके बाद शुद्ध बोया गया क्षेत्र देखेंगे मतलब 57 टोटल है। ठीक है, मतलब से एक फसली और द्विफसली दोनों मिला के 57 है। अगर दोनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे दोस्तों तो जो शुद्ध है उसमें है 46.22 लाख हेक्टेयर जो है भूमि में है शुद्ध बोया गया फसल है। और जो एक से अधिक बार बोया गया फसल है, मतलब कि एक ही भूमि में एक से अधिक बार एक वर्ष के अंतर्गत बोया गया है, वो है दोस्तों 10.89 लाख हेक्टेयर में जो है एक वर्ष में एक से अधिक बार फसल बोया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि कुल बोया गया क्षेत्रफल, मतलब जो टोटल हमारे पास कुल बोया गया क्षेत्रफल है उसमें सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है, तो राजनांदगांव का है। ठीक है, सर्वाधिक जो बोया गया क्षेत्रफल है शुद्ध बोया गया वो हमारे राजनांदगांव के पास है और सबसे कम है नारायणपुर। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप लोग के लिए आसान है कि कुल बोलो या शुद्ध बोलो या द्विफसली बोलो सब में आएगा तो आंख बंद करके राजनांदगांव लगाना है। जैसे कि देखो कुल बोया गया बोला तो राजनांदगांव, शुद्ध बोया गया तो राजनांदगांव, द्विफसली बोला तो राजनांदगांव। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, शुद्ध बोले न्यूनतम बोले सॉरी शुद्ध बोले या कुल बोले या द्विफसली बोले अपने को लगाना है कि आंख बंद करके राजनांदगांव। लेकिन दोस्तों अगर न्यूनतम बोले तो एक आंख को खुला रखना है, दोनों को नहीं ना, क्योंकि दोनों में देखो न्यूनतम में जो है कुल में है नारायणपुर। ठीक है, शुद्ध में क्या है फिर नारायणपुर, लेकिन द्विफसली में एक आंख खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पास नारायणपुर नहीं है बीजापुर है, तो इसको थोड़ा याद रख लेना कि द्विफसली में क्या है बीजापुर। ठीक है, ऐसे याद रख लेना द्विफसली मतलब बीज क्या होता है उसको तोड़ेंगे दो भाग में तो बीज दो टुकड़ों में बढ़ जाता है ना, तो द्विफसली से बीजापुर याद रखना है। ठीक है, न्यूनतम में नारायणपुर नहीं रखना है। तो इसको दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा फसल इस वर्ष का मतलब कितना उत्पादन हुआ है, उसका उत्पादकता क्या है, उसको बढ़ते घटते क्रम में देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से। अब दोस्तों आगे देखेंगे उसी में उद्यानिकी। ठीक है, उद्यानिकी में दोस्तों क्या है कि जो उत्पादन और उत्पादकता देखेंगे कि उद्यानिकी क्षेत्र में इसको हमको मतलब डाटा याद नहीं करना है, इसमें क्रम पूछता है कि जो उत्पादन है उत्पादन के आधार पे किसका अधिक है किसका कम है, या फिर उत्पादकता के हिसाब से। तो उत्पादन के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सब्जी, सब्जी हम लोग खाते हैं डेली यूजेस है ना, तो सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। दूसरा आएगा फल, फिर तीसरा में मसाला, चौथा में है पुष्प और पांचवा में है सुगंधित और औषधीय सुगंधित जो फसल है वो है ना। तो पहला सब्जी, फिर फल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सब्जी है ना, उसके बाद फल, उसके बाद क्या है मसाला, उसके बाद पुष्प, उसके बाद जो सुगंधित फसल हो गए वो। ठीक है, औषधि में। उसके बाद जैसे ही हम लोग आएंगे उत्पादकता में, तो उत्पादकता में थोड़ा चेंजेस हो जाता है कि अगर हम लोग कम क्षेत्र में उगाएंगे तो सब्जी कम ही उगेगा। ठीक है, लेकिन पुष्प क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में उगता है, फूल छोटा छोटा मतलब एक ही पेड़ में बहुत सारा, तो जो पुष्प का उत्पादकता है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर तो बाकी से सबसे ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है जो पुष्प है चौथा नंबर पे उसको उठा के पहला में ले जाएंगे और जो बाकी जो है उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। तो पुष्प को उठा के हम लोग पहला में लेके गए, फिर जैसे सब्जी है सब्जी, फल के बाद फल, मसाला के बाद मसाला और औषधि के बाद औषधि, तो इसको ऐसे याद रख लेंगे। पहला सबसे ज्यादा यूज क्या होता है सब्जी का, उसके बाद फल का, उसके बाद मसाला, उसके बाद क्या होगा पुष्प, उसके बाद होगा सुगंधित फसल या फिर औषधि। ठीक है, और उत्पादकता के आधार पर देखेंगे तो वो सबसे पहले क्या आ जाएगा पुष्प, सबसे ज्यादा उत्पादन उसी का होगा। मतलब कुल जो उत्पादन में होता क्या है कि टोटल एरिया में कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक है, टोटल हमारा उत्पादन कितना हो रहा है वो होता है। और उत्पादकता क्या होगा कि एक क्षेत्र विशेष में मतलब कि जैसे कि 10 एकड़ का खेत है तो 10 एकड़ में दोस्तों हम लोग जितना भी फूल उगाएंगे है ना, तो उसमें जितना उत्पादन होगा वो अपना उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, टोटल। और उत्पादकता देखेंगे तो उसमें जो है 10 का भाग दे देंगे तो 1 एकड़ के हिसाब से उत्पादकता निकल जाएगा है ना। तो ये अंतर होता है उत्पादन और उत्पादकता में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसमें जैसे कि 1 एकड़ खेत में अगर ज्यादा अच्छा से पानी वानी हुआ, खाद वाद डाले तो उसमें ज्यादा फूल आ गया है ना, और इस एक में क्या हुआ कम, मतलब एक क्षेत्र में अगर पानी वानी नहीं गिरा तो वहां कम फूल हुआ, लेकिन उसको हम लोग देखेंगे तो टोटल उत्पादन में लेंगे। और अगर क्षेत्र विशेष से देखें तो कई बार क्या होता है उधर ज्यादा उत्पादन होता है इधर कम, तो वो होता है उत्पादकता। ठीक है, और उत्पादन में टोटल हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों अनाज। अनाज में मतलब क्या क्या किसमें कितना कितना योगदान है। तो दोस्तों देखो क्षेत्रफल के आधार पे अगर देखा जाए अनाज में, तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे पहला जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में उगाया गया है धान, उसके बाद सेकंड आएगा गेहूं, उसके बाद मक्का, फिर कोदो। मतलब कि
सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में इस बार उगा क्या है, धान, उसके बाद बोए हैं गेहूं, उसके बाद मक्का, फिर कोदो। लेकिन उत्पादन के आधार पे देखेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पे तो भले ही हम लोग धान को बोए हैं, तो उत्पादन के आधार पे धान हुआ, लेकिन जो है उत्पादन के आधार पे दूसरे में यहाँ पास जो क्षेत्रफल है वो गेहूं है, लेकिन यहाँ उत्पादन सबसे ज्यादा किसका हुआ है, गेहूं से भी ज्यादा मक्का का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्षेत्र, और कई बार क्या होता है क्षेत्र के हिसाब से पूछ दिए और हम लोग एक ही तो पढ़ के जा रहे थे तो सीधा लिख देते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पे हमेशा याद रखना धान, गेहूं, मक्का, फिर कोदो। ठीक है, और उत्पादन के आधार पे जो धान तो सेम ही रहेगा और कोदो सेम रहेगा, सिर्फ मक्का और गेहूं को चेंज कर देना है। मक्का जो तीसरे में था उसको उत्पादन के हिसाब से दूसरे में ले आना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो दोस्तों दलहन। इसमें जो है दोस्तों कोई चेंजेस नहीं है, जितना क्षेत्रफल के आधार पे है उतना ही उत्पादन हुआ है, मतलब जिसका जितना क्षेत्रफल है उसके हिसाब से उत्पादन है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको बस सीधा याद रख लेना, दोनों में से एक को याद रख लेना, दोनों में सेम ही रहता है। तो इसमें है चना, लाख, उड़द, फिर तुअर। चना, लाख, उड़द, फिर तुअर। ठीक है, इसी को दोस्तों तिवड़ा भी बोलते हैं, तिवड़ा करके, है ना, लाख को, है ना, इसको तिवड़ा ही लिख देता हूं। लाख को तिवड़ा भी बोलते हैं। तो चना, फिर लाख, उड़द, फिर तुअर। ठीक है, और उत्पादन में भी वैसे है, चना, लाख, उड़द, फिर तुअर। ठीक है, उसके बाद तिलहन देखते हैं। तिलहन में क्या होगा, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो सोयाबीन के अंतर्गत आएगा, उसके बाद राई सरसों, उसके बाद रामतिल, उसके बाद मूंगफली। ठीक है, पर इसमें भी दोस्तों अनाज की तरह जो है चेंज हो जाएगा। उत्पादन में क्या होगा, सबसे जो उत्पादन है वो सोयाबीन का हुआ है, उसके बाद जो अंतिम है मूंगफली वो यहाँ दूसरे पे आ गया है। ठीक है, उसके बाद राई सरसों जैसे का तैसा, फिर उसके बाद जैसे रामतिल है वैसे ही। ठीक है, उसमें क्या किए थे, जो तीसरा था उसको दूसरे में लिया था, इसमें क्या है चौथा है उसको दूसरा में लाएंगे और बाकी सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि औसत पिछले पूरा जो टोटल हमारा 2-3-4 वर्ष का होगा उसमें जो औसत उत्पादन कितना रहा, मतलब किसका ज्यादा रहा। तो सबसे ज्यादा दोस्तों रहा औसत में गन्ना का रहा, उसके बाद देखेंगे मक्का का, उसके बाद आएगा धान, उसके बाद गेहूं, उसके बाद चना, फिर सोयाबीन। तो इसमें से दोस्तों कहीं से भी काट के पूछ सकते हैं, मतलब ये दोनों को छोड़ के इससे आगे पूछ देगा, या फिर ये दोनों को यहाँ से 4 पूछ देगा, तो कैसे भी करके घुमा के पूछ देगा, या मक्का को याद कर देगा, इन चारों को पूछ देगा। जिसको लाइन से याद रखना कि सबसे ज्यादा किसका है, तो गेहूं का, उसके बाद दूसरा देखेंगे तो किसका है, मक्का का, उसके बाद तीसरा धान का, चौथा गेहूं, पांचवा चना, फिर सोयाबीन। एक बार बोल लो मेरे साथ तो हो जाएगा। पहला क्या है, गन्ना, दूसरा मक्का, तीसरा धान, चौथा गेहूं, पांचवा है आपका चना, और छठवा है लो दोस्तों लास्ट में सोयाबीन। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़े। अब दोस्तों देखते हैं खनिज संसाधन में जो हमारा इस वर्ष का जो जीएसडीपी में योगदान है वो कितना था। तो खनिज दोहन से खनिज राजस्व में, मतलब छत्तीसगढ़ में जो टोटल जितना भी खनिज दोहन हुआ है उसमें जो खनिज राजस्व में जो हमारा योगदान है दोस्तों वो है 27%। मतलब कि जो टोटल हमारा योगदान है वो 27% है। उसके बाद अगर देखेंगे भारत में उत्पादित खनिज के मूल्यों में योगदान, मतलब जो भारत में जितना भी खनिज उत्पादित हुआ है वो जितने रुपए का भी होगा, मतलब कि लगभग ये था, अगर देखेंगे 2020-21, ठीक है, इसमें लगभग हुआ था दोस्तों 67,514 करोड़ रुपए। ठीक है, 67,514 करोड़ रुपए हमको प्राप्त हुआ था। उसमें से दोस्तों 11,941 करोड़ रुपए का जो योगदान है दोस्तों, मतलब ये जो है लगभग इसका 17% है। ठीक है, तो ये जो 11,941 करोड़ रुपए है ना, 17.69%, वो जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो उसको भी अगर नोट करना चाहोगे तो नोट कर लेना है, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके बाद स्थिर भाव में जीएसडीपी में खनन उत्खनन क्षेत्र का जो योगदान इस वर्ष रहा वो क्या रहा वो देखते हैं। तो योगदान जो रहा दोस्तों वो था 26,54,559 रुपए। हालांकि इसको पूछेगा नहीं, वो पूछेगा तो क्या पूछेगा कि वृद्धि प्रतिशत कितना रहा। पिछले वर्ष की तुलना में हमारा जो वृद्धि प्रतिशत वो रहा 17.53%। ठीक है, जीएसडीपी में योगदान जो है इस वर्ष जो बढ़ा है वृद्धि प्रतिशत वो है 17.53% का जो है वृद्धि दर देखा गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा योगदान है दोस्तों जीएसडीपी में इस वर्ष का, तो वो है दोस्तों 10.36%। ठीक है, जो टोटल हमारा खनिज राजस्व में योगदान है दोस्तों जीएसडीपी में वो है 10.36%। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान, मतलब जितने भी खनिज है जैसे कोयला, लोहा, टीना, उसका जो है टोटल भारत के उत्पादन में हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका योगदान प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों कोयला का जो योगदान प्रतिशत है पूरे भारत में, तो वो हमारा जो है 21.9% के साथ पहले स्थान पे है। ठीक है, 21.9% के साथ प्रथम लिख देता हूं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा याद रख लेना, प्रथम स्थान पे है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे लौह अयस्क का जो है हमारा जो योगदान प्रतिशत है वो है दोस्तों 17.61। तो 17.61% योगदान के साथ ये है पूरे भारत में हमारा द्वितीय स्थान। ठीक है,
लॉयस्क के योगदान जो है 17.6 याद रखना। और अगर स्थान पूछे भारत में कितना है तो दूसरा है, और कोयला का पहला है 21.9 के साथ। उसके बाद चूना पत्थर में चलते हैं दोस्तों। तो चूना पत्थर का जो पूरा भारत में हमारा योगदान है दोस्तों वो है 11.70, कितना 11.70% योगदान। और ये जो है दोस्तों हमारे भारत में जो है चौथे स्थान पे है टोटल, ठीक है। अगर देखेंगे भारत में कौन सा नंबर पे है हमारा योगदान, तो वो है दोस्तों चौथा नंबर पे। अब देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो योगदान है दोस्तों 3.57, ठीक है, 3.57% योगदान है हमारा, ठीक है, टोटल जो भारत के उत्पादन है उसमें। और ये भी दोस्तों हमारा है चौथा नंबर पे, ठीक है, ये भी दोस्तों है चौथे नंबर पे। उसके बाद दोस्तों टीन है। टीन का जो उत्पादन दोस्तों पूरे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में होता है, तो इसका जो योगदान है हमेशा 100% और प्रथम स्थान रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो गया कंप्लीट जो आर्थिक सर्वेक्षण था 2021-22, है ना। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आने वाला नहीं है दोस्तों। इतना को पूरा आप लोग एक बार में याद नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार देख के इसको अच्छे से देख लोगे, फिर दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ अभी इसको आपको 1 या 2 महीना भी याद रखना है जो आने वाले एग्जाम होंगे उसमें। उसके बाद आपका नया आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको भी मैं जब आएगा उसको पहले ही करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।